मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के टॉपिक पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में बंगाल का शासन अपने अधीन किया और अब शासन को किस तरह से चलाना है इसके लिए एक एक्ट पास किया था जो कहलाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि शासन चलाने के लिए जो सुपर पावर होगी इंडिया में वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस एक्ट से पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको अपॉइंट किया गया उनका नाम है वारेन हेस्टिंग। तो क्वेश्चन पूछते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग का जो पीरियड रहा है वो 1773 से 85 तक है, 1785। पूछते हैं कि क्या क्या इनके समय क्या क्या काम हुए, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो इनकी एक उपलब्धि तो ये रही है कि इन्हीं के समय 1774 में वारेन हेस्टिंग के समय ही कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बहुत आता है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया? 1774 में। किसका समय था? वारेन हेस्टिंग के समय। फिर पूछते हैं कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है उसका पहला चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो सर एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। पूछते हैं वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो वारेन हेस्टिंग का टाइम ही 1780 में इंडिया का पहला समाचार न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ जिसका नाम था बंगाल गजट, और इसको प्रकाशित किया था जे हिक्की ने। क्वेश्चन पूछते हैं एक संस्था का गठन किया गया था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी बहुत आती है। तो पूछते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन? सर विलियम जोन्स। और यही संस्था है जिसने भारतीय इतिहास को खंगाला है और उसकी खोज की है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत में शिक्षा के लिए वारेन हेस्टिंग का क्या योगदान रहा? तो बस वारेन हेस्टिंग ने शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी जिसमें फारसी पैटर्न पर एजुकेशन दी जाती थी। तो 4-5 क्वेश्चन इनसे बहुत ख़ास तरीके से आते हैं। इस इनके बाद फिर दूसरे गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पूछते हैं कॉर्नवालिस का जो अपना टाइम है वो क्या है? तो कॉर्नवालिस का पीरियड रहा है 1786 से 93 तक। और इनकी जो उपलब्धियां रही हैं उसमें सबसे पहली तो यह है कि पूछा जाता है हु वाज द फादर ऑफ ICS, इंडियन सिविल सर्विस इन इंडिया? तो कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्हीं ने 1786 में भारत में सिविल सर्विस को शुरू किया था। दूसरी इनकी जो बड़ी उपलब्धि है वो यह है कि इन्होंने कॉर्नवालिस कोड तैयार किया था जो न्यायिक संहिता थी और जिसके अनुसार भारत में शासन किया जाना था। और ये जो कॉर्नवालिस कोड था ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पर बेस्ड था जिसमें न्यायिक शक्तियां अलग कर दी गई थी, प्रशासनिक शक्तियां अलग अलग कर दी गई थी और इसके लिए जिला कलेक्टर और जिला न्यायाधीश के पद अलग अलग सृजित किए गए। कॉर्नवालिस की एक उपलब्धि और है। पूछते हैं बंगाल का स्थायी भूमि बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल का स्थायी भूमि बंदोबस्त लागू किया था जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। और ये भूमि कर वसूली के लिए था जिसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया था और वो किसानों से खेती कराते थे और उस
की उपज से जो हिस्सा लेते थे उसका 1/11 अपने पास रखते थे, बाकी सरकार को पेड कर देते थे। इसके बाद एक गवर्नर जनरल का नाम आता है सर जॉन शोर, और पीरियड है, टाइमिंग है उनका 1793 से 98। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि किस गवर्नर जनरल को भारत में हस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है। तो ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सिर्फ शासन किया, बाकी देसी रियासतें जो थी उनके बारे में कोई इंटरफेयर नहीं किया। फिर एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज अली का नाम आता है, और लॉर्ड वेलेज अली का जो शासनकाल है वो 1798 से 1805 है। और वेलेज अली से क्वेश्चन कंपटीशन का बड़ा मशहूर है, पूछते हैं कि भारत में सहायक संधि के लिए किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। तो वेलेज अली ने भारत में सहायक संधि शुरू की, जिसको इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है, और ये संधि उसने सबसे पहले निज़ाम हैदराबाद के साथ की थी 1798 में, और फिर अन्य राजाओं के साथ की थी। और इस पॉलिसी से उसने जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका बड़ा विस्तार किया था, लोगों की रियासतों को लिया था और विस्तृत कर दिया था। वेलेज अली का एक कारनामा और है, पूछते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने प्रेस पर सेंसरशिप को लागू किया था। तो ये पहला बंदा है, ये पहला गवर्नर जनरल है जिसने प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था, और जो लंबे समय तक चलता रहा था। फिर एक गवर्नर जनरल आता है सर बारलो, ये 1805 से 1807 तक भारत में रहा, और इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। फिर एक गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का जो टाइम है वो 1807 से और 13 तक है, और इसकी भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, शासन किया और चला गया। इसके बाद फिर एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम लॉर्ड हार्डिंग है, और लॉर्ड हार्डिंग से क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का टाइमिंग जो है वो 1813 से 23 तक रहा है, और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आता है कि पूछते हैं वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने पिंडारियों का दमन किया था। तो हु सप्रेस द पिंडारीज। तो पिंडारी जो थे वो एक लूट पाट करने वाली एक कौम थी, और उनके गिरोह के गिरोह होते थे और बड़े टारगेट होते थे, और उससे भारत की जनता पब्लिक बहुत परेशान थी। लिहाजा लॉर्ड हार्डिंग ने पिंडारियों को कुचल दिया। उनका नेता चीतू और करीम खां, इन सबको किसी को मार दिया गया, किसी ने सरेंडर कर दिया गया, किसी को जागीरें देके शांत कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग से एक क्वेश्चन और आता है, वो लॉर्ड हार्डिंग नहीं, हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग से एक क्वेश्चन और आता है, सॉरी, हार्डिंग ना यूज करके हेस्टिंग यूज करना है। लॉर्ड हेस्टिंग से एक क्वेश्चन और आता है, और वो ये है कि पूछते हैं कि इसके समय एक एक्ट पास हुआ था जो 1813 का चार्टर एक्ट कहलाता है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उस एक्ट में पहली बार ये बात की गई थी कि जो भारत में जो ईसाई मिशनरियां धर्म प्रचार करना चाहती हैं वो लाइसेंस लें और भारत में मिशनरी खोलें और अपना ईसाई धर्म का प्रचार करें। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आया है कि किस गवर्नर जनरल के समय 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ था। तो उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग, नॉट हार्डिंग। तो यहाँ से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार खुले तौर पर शुरू हुआ, जबकि जो यूरोपियन आए थे उनके आने का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन छुपा हुआ उद्देश्य वो ईसाई धर्म का प्रचार भी रखते थे। लेकिन अब उनको
ओपनली लाइसेंस लेकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल गई। लॉर्ड हेस्टिंग से एक क्वेश्चन आता है कि इसने किस पड़ोसी शक्ति के साथ में एक युद्ध किया था। तो इसने नेपाल से एक युद्ध किया था जो कहलाता है फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, जो 1814 से 16 तक चला था। और इसमें नेपाल की हार हुई थी। और इस हार होने के बाद नेपाल ने ब्रिटेन से यानी ब्रिटिश पावर से या ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि की थी। और ये संधि कंपटीशन में बहुत बार आई है, सागौली की संधि कहलाती है। ये सागौली की संधि 1816 में हुई थी। और इस संधि के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपना क्षेत्र कुमायूं और गढ़वाल भारत को सौंपा था, जो आज हमारे पास उत्तराखंड के रूप में मौजूद है। हेस्टिंग के बाद फिर एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड एमहर्स्ट। और लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो 1823 से 28 तक भारत में रहा। और इसकी एक उपलब्धि रही है और वो भी कंपटीशन में बहुत बार आई है। इसने भारत की पड़ोसी शक्ति म्यांमार के साथ एक युद्ध किया था जो कहलाता है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, जो 1824 से 26 के बीच हुआ था। और इसमें बर्मा हारा था। और एक फिर संधि हुई थी, ये संधि भी आती है यांडवू संधि। यांडवू संधि जो 1826 में हुई थी, उस संधि के या संधि को ट्रीटी कहते हैं, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बर्मा के एक भूभाग पर या कुछ भूभाग पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। एमहर्स्ट के बाद 1828 में फिर एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग बड़ा पॉपुलर गवर्नर जनरल है। पूछते हैं वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो उदारवादी यानी लिबरल था और एक समाज सुधारक भी था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की पहचान एक उदारवादी यानी लिबरल और एक सुधारवादी यानी रिफॉर्मर के रूप में जानी जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यह है कि इसने 1829 में सती प्रथा विरोधी अधिनियम पास किया था, सती एबोलिशन एक्ट 1829। कोशिश थी राजा राम मोहन राय की और कानून जो बनाया वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। और इसकी जो सेक्शन 17 था, धारा 17 थी, उसके अकॉर्डिंग सती प्रथा को गैर कानूनी या इलीगल घोषित कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से एक क्वेश्चन और आता है। पूछते हैं अगर लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसका दमन किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दमन किया था, ठगी प्रथा का अंत किया था। तो ठगने के तरीके भारतीय समाज में प्राचीन काल से रहे हैं, लेकिन अलग अलग रहे हैं। आज डिजिटल ठगी है, उस टाइम किसी और तरह से ठगी होती थी। तो इसने ठग प्रथा को भारत से ख़त्म किया था। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ठगी प्रथा किसके द्वारा ख़त्म की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। पूछे लेकिन इसकी कमान उसने किसको सौंपी थी। तो श्रेय उसी को दिया जाता है और वो थे कर्नल सिलीमैन, एक आर्मी ऑफिसर थे कर्नल सिलीमैन। उनको कमान सौंपी गई थी और उन्होंने ठगों का अंत कर दिया था। तो ठगी प्रथा से दो क्वेश्चन आते हैं कि इसका श्रेय किसको है, कर्नल सिलीमैन को। टाइमिंग किसकी है, विलियम बेंटिंग। इसी तरह से सती प्रथा के दो क्वेश्चन आते हैं कि इसका प्रयास किसका है, राजा राम मोहन राय का। और किसके समय है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। तो इसके टाइम की ये दो बड़ी उपलब्धियां रही हैं। और इसके अलावा इसने जो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था, तो पूछा जाता है कुछ मात्रा में प्रेस पर सेंसरशिप समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसने कुछ प्रतिबंध हटा दिए थे, टोटली नहीं हटे थे।
इसके बाद इसकी एक उपलब्धि ये रही है कि इसके समय 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ और उस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसको केवल और केवल भारत में शासन चलाने का जिम्मा ही सौंपा गया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब तक कहलाता था, क्योंकि अब भारत में अंग्रेजी शासन का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर हो चुका था, लिहाजा इस पद को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को प्रमोट करके, इसको प्रोन्नत करके इस पद का नाम रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो पूछते हैं, ये क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वारेन हेस्टिंग। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पूछते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके के लिए नेक्स्ट वीडियो को सुनिए और ये पार्ट 2 में हम इसको डालेंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो के लिए दुआ कीजिए।